एक है राम ने फल खाया। वाक्य में फल का कारक है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। कौन सा है मित्रों? तो राम ने, यहाँ पर ने चिन्ह मिल रहा है तो ये कर्ता कारक है, लेकिन फल क्या है? तो फल कर्म कारक है। किसे खाया या क्या खाया? तो फल खाया, ये आपका कर्म कारक होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य है, सरल है या संयुक्त है या फिर मिश्र है या आज्ञार्थक है। तो मित्रों ये मिश्र वाक्य है। यहाँ पर दो मिल रहा है, एक तो जो मेहनत करता है और दूसरा है वही सफल होता है। तो जो वही अगर इस तरीके का मिले तो ये मिश्र वाक्य होता है। ये आपका कौन सा वाक्य है? तो मिश्रित वाक्य है। अगला है, बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका, बालकनी, बालिन या बालिका जी। तो मित्रों बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का है, सुंदरतम शब्द में प्रयुक्त विशेषण का भेद है। मतलब कौन सा विशेषण है सुंदरतम शब्द में जो विशेषण है? गुणवाचक है या परिमाणवाचक है या संख्यावाचक या फिर संकेतवाचक। तो मित्रों सुंदरतम शब्द में गुणवाचक विशेषण है, उसके गुणों का वर्णन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा? तो गुणवाचक होगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय शब्द में समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है या फिर तत्पुरुष समास है या बहुब्रीहि है या अव्ययी भाव है? तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। अव्ययी भाव में एक चीज़ जानिए कि इसमें पहला सब पद यानी शुरुआत में या तो उपसर्ग होगा या फिर ये समस्त पद अव्यय होता है। दो चीज़ें हैं कि समस्त पद अव्यय होता है, तो कैसे अव्यय होता है? तो इसमें मान करके चलिए कि अधिकांश यानी 80% जगहों पर आपको पहला पद अव्यय मिलता है। बहुब्रीहि की बात करें तो इससे गूढ़ अर्थ निकलता है। जैसे दशानन कहा गया तो दशानन का अर्थ रावण होता है। जैसे गजानन कहा गया तो गजानन का अर्थ गणेश होता है, मतलब अलग अर्थ ही देता है। द्वंद्व समास में मित्रों क्या होता है? द्वंद्व समास में एक मतलब दो पद होते हैं, दोनों प्रधान होते हैं, लेकिन पहले का विलोम दूसरे में होता है। जैसे माता पिता हो गया, दिन रात हो गया, तो इसमें विलोम भाव मिलते हैं। और तत्पुरुष समास, तो ये आपका विद्यालय शब्द तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष है? तो कर्म तत्पुरुष है, जिसका अर्थ होता है विद्या का आलय। मतलब जहाँ कारक चिन्हों का लोप हो रहा हो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। अगला सब प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं? सुधा, सोम, विष, पीयूष। तो सुधा, सोम, पीयूष ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं, लेकिन विष ये जहर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, दिन का विलोम शब्द है रात्रि या फिर प्रभात या प्रातः या सवेरा। तो मित्रों प्रभात, प्रातः और सवेरा ये एक ही शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, लेकिन रात्रि शब्द क्या है? ये दिन का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निश्चल। निश्चल शब्द का सही अर्थ है, मतलब चतुर होता है या कपटी होता है या निष्कपट होता है या फिर आलसी होता है। तो मित्रों निश्चल का अर्थ होता है निष्कपट, अर्थात जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी कपट भावना ना हो। अगला प्रश्न कह रहा है, मुख चंद्र सा उज्ज्वल है में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति या मानवीकरण। तो मित्रों मानवीकरण मतलब जब प्रकृति की चीज़ों को मनुष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ मानवीकरण होता है। जब किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति होती है। और जब किसी में मतलब किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से किसी गुण के आधार पर किया जाता है तो वहाँ पर उपमा होता है। और उपमा का पहचान होता है सा, सी, से, सम, सरिस, समान, जैसे। इसमें देखिए चंद्र सा मिल रहा है ना, तो ये उपमा अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, करुणा, दया, शोक से संबंधित रस है। वीर, रौद्र, करुण या शांत। वीर रस में उत्साह होता है, रौद्र रस में क्रोध होता है और करुण रस में करुणा, दया और शोक होता है। अगला प्रश्न है, सरल वाक्य है, इसमें से कौन सा है? वह पढ़ता है और लिखता है। जब वर्षा हुई तब हम रुके, राम विद्यालय गया, या फिर जो लड़का आया वह मेरा भाई है। तो मित्रों इसमें अगर हम देखें तो जिसमें केवल एक सब्जेक्ट हो और साथ ही साथ एक ही विधेय हो, यानी एक कर्ता और एक विधेय हो, तो ये आपको मिल रहा है राम विद्यालय गया।
बाकी इसमें देखें वह पढ़ता है और लिखता है, तो दो दो क्रिया मिल रही है। इसमें जब वर्षा हुई तब हम रुके, तो इसमें दो कर्ता दो क्रिया मिल रही है। अगला प्रश्न है संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य मतलब जुड़ा हुआ वाक्य कौन सा है? वह ईमानदार है, वह आया और चला गया, जो आया वह चला गया, वर्षा होने पर फसल अच्छी हुई। वह ईमानदार है, ये सरल वाक्य है, और वर्षा होने पर फसल अच्छी हुई, ये भी सरल वाक्य है। जो आया वह चला गया, ये आपका मिश्रित वाक्य है, और वह आया और चला गया, ये आपका क्या है? संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, यह वाक्य है सरल है कि संयुक्त है कि मिश्र है या फिर आज्ञार्थक है? तो मित्रों ये कैसा वाक्य है? ये आपका मिश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य चुनिए, इसमें से जो वाक्य गलत हो उसको चुनाव करना। वह मुझसे मिला, मुझे पुस्तक चाहिए, उसे भूख लगी है, मैं तुमसे बड़ा है। तो मैं तुमसे बड़ा है नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ होना चाहिए, इसलिए आपका डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पढ़ाई करना में करना शब्द क्या है? मुख्य क्रिया है कि सहायक क्रिया है कि संयुक्त क्रिया है कि प्रेरणार्थक क्रिया है? तो मित्रों इसमें करना शब्द जो है ये आपका सहायक क्रिया है, और दोनों पढ़ाई करना दोनों मिलाकर के संयुक्त क्रिया है, और पढ़ाई मुख्य क्रिया है, प्रेरणार्थक इसमें है नहीं। अगला है रामचरितमानस के रचयिता हैं, कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीर या फिर मीराबाई? तो मित्रों रामचरितमानस तुलसीदास जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसने जो इनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है, और कह सकते हैं कि यह अवधी भाषा में है। अगला प्रश्न है छायावाद के प्रमुख कवि नहीं है, कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या कबीर? तो छायावाद के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत जी हैं। लेकिन कबीर जी क्या हैं? तो कबीर जी भक्ति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है कामायनी किस विधा की रचना है? कामायनी की विधा बताना है, नाटक है कि महाकाव्य है कि उपन्यास है कि कहानी है? तो मित्रों कामायनी जो है आपका ये महाकाव्य विधा की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है गोदान, गोदान उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद जी, जैनेन्द्र कुमार या फिर निराला या रेणु? तो मित्रों गबन, गोदान, सेवा सदन, परीक्षा, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए रचना हैं। अगला प्रश्न है साकेत के रचयिता हैं, साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद या फिर निराला? तो मित्रों साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, और इसमें भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया गया। श्रवण कौशल का उद्देश्य है, क्या होता है श्रवण कौशल का उद्देश्य? लिखना, बोलना, सुनकर समझना या फिर पढ़ना? तो श्रवण कौशल का उद्देश्य मित्रों सुनकर समझने से है। किससे है? सुनकर समझने से। अगला प्रश्न है बच्चों में शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वोत्तम साधन है? व्याकरण, शब्दकोश, कहानी व संवाद या परीक्षा? तो प्राथमिक स्तर पर कहानी व संवाद होगा। अगला है प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने का सही तरीका है? नियम रटवाना, परिभाषा लिखवाना, प्रयोग के माध्यम से या कठिन अभ्यास? तो क्या करना है मित्रों? प्रयोग के माध्यम से व्याकरण लिखाया जाए। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में सहभागिता का अर्थ है? चुपचाप सुनना, केवल लिखना, सक्रिय भागीदारी या फिर अनुशासन? तो क्या होता है इसमें? सक्रिय भागीदारी। सहभागिता मतलब सक्रिय भागीदारी। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? शब्दार्थ याद करना, भावानुभूति विकसित करना, छंद रटाना या प्रश्न हल कराना? तो क्या होता है मित्रों? भावानुभूति विकसित कराना। अगला है कहानी शिक्षण से बच्चों में विकसित होता है? केवल भाषा ज्ञान, नैतिक मूल्य व कल्पना, व्याकरण या फिर लेखन गति? तो क्या होता है मित्रों इसमें? कहानी शिक्षण से नैतिक मूल्य व कल्पना का विकास होता है। भाषा शिक्षण में TLM का सर्वोत्तम उदाहरण है पाठ्यपुस्तक, चार्ट, चित्र, कहानी कार्ड, परीक्षा कापी या समय सारणी? तो क्या होता है? चार्ट हो, चित्र हो या फिर कोई कहानी का कार्ड हो, तो ये सभी TLM के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसको CCE का हो, क्या उद्देश्य है? केवल अंक देना,
तुलना करना, बालक का सर्वांगीण विकास या परीक्षा आसान करना। तो बालक का सर्वांगीण विकास करना। अगला है हिंदी भाषा में कुल कौशल कितने होते हैं? भाषा कौशल कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो कितने होते हैं मित्रों? 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला है यूपी टेट में हिंदी विषय का मूल्यांकन किस पर आधारित है? साहित्यिक आलोचना, कठिन व्याकरण, भाषा प्रयोग व शिक्षण समझ या फिर निबंध लेखन। तो क्या है? भाषा प्रयोग व शिक्षण समझ। इस प्रकार से आज हम लोगों ने 30 प्रश्नों का बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज कंप्लीट किया है। ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें, कितने प्रश्न आपके सही जा रहे हैं। साथ ही साथ आप अगर कोई सुझाव है तो उसे भी प्रेषित करें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।